होंगे और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि क्रैश कोर्स की क्लासेस कंटिन्यू चल रही हैं। फिजिक्स में बात करें तो चैप्टर नंबर 10 चल रहा है और बच्चों टोटल 15 चैप्टर हम लोगों को पढ़ने हैं। आज तारीख है 21 दिसंबर, ठीक है, 21 दिसंबर बच्चों, ठीक है। अब इसके अंतर्गत हम लोग चैप्टर नंबर 10 आज पढ़ रहे हैं और आज ये चैप्टर खत्म भी हो जाएगा। कल आपका इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया जाएगा। तो बच्चों वन शॉट लेक्चर्स भी होंगे अभी। इसके बाद आप लोगों की 12th की जो बच्चों 25 दिसंबर के दिन है, उस दिन आपकी क्रैश कोर्स की क्लास नहीं चलेगी। उस दिन बच्चों 25 दिसंबर के दिन मैं लेकर के आ रहा हूं आपके लिए 12 घंटे वाली क्लास, जिस क्लास का नाम होगा बच्चों अखंड, जिस क्लास का नाम होगा अखंड। विद्यार्थियों, आप सभी को इस 12 घंटे वाली क्लास में पूरे मनोबल के साथ, पूरी तैयारी के साथ जुटना है, क्योंकि परीक्षा की तैयारी जरूर, आपकी परीक्षा फरवरी में 5 फरवरी को होने वाली है। लेकिन बच्चों मैं आपको बता दूं कि आपको 25 दिसंबर के दिन से ही फिजिक्स का यह फील आने लगेगा कि 26 दिसंबर के दिन कोई हमसे पेपर ले ले तो हम पूरा पेपर बनाएंगे, ठीक है बच्चों। तो 12 घंटे वाली क्लास में मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा 750 प्लस ऑब्जेक्टिव। मैं कह सकता हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं अभी तक सभी चीजें, क्योंकि अरेंज कर रहा हूं 1000 ऑब्जेक्टिव की। 1000 ऑब्जेक्टिव। क्यों सर ऑब्जेक्टिव इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर दे रहे हैं? क्योंकि बच्चों एक ही क्लास में अगर आप 1000 ऑब्जेक्टिव कर लेते हो, अगर एक ही क्लास में 1000 ऑब्जेक्टिव कर लेते हो और उनको 2 बार, मैं कहता हूं मैं भी आपको फिर रिवीजन करवा दूंगा, उनमें से तोड़ तोड़ की क्लासेस ले आऊंगा, बट 12 घंटे वाली क्लास लगातार एक बार देख लिए ना, तो आपके दिमाग में तो बैठ ही जाएगा कि हमने इतने ऑब्जेक्टिव पढ़े थे और इसमें से ये क्वेश्चन पूछा है। तो 35 नंबर मैं आपके पक्का करना चाहता हूं। तो सिर्फ एक दिन अगर 12 घंटे मुझे दे दिए तो बच्चों आपके 35 नंबर पक्के। दूसरा, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी, वे सब्जेक्टिव क्वेश्चन लगभग 50 क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा, जिनमें दीर्घ उत्तरी और लघु उत्तरी सारे शामिल होंगे। दीर्घ उत्तरी प्रश्नों की संख्या जो भी हम आपको सॉल्व कराएंगे उन्हीं में से बता देंगे कि लघु उत्तरी क्या क्या बनने वाले हैं। अर्थात बच्चों लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी और ऑब्जेक्टिव सबका एक कंबाइंड पैकेज आपके लिए आने वाला है। तो इसलिए 12 घंटे वाली क्लास सभी बच्चों के लिए संजीवनी साबित होगी। जो बच्चे इंपॉर्टेंट खोजा करते हैं ना, उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगी, ठीक है। तो याद रखिएगा विद्यार्थी जी कि आपको इस क्लास में ना सिर्फ आपको जुड़ना है, बल्कि आपको अपने दोस्त को भी बुलाना है, अपने गुरु जी के लिए। बिहार में सबसे बड़ी क्लास, सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनना चाहिए कि फिजिक्स में सबसे अधिक संख्या में हमारे भाई बहन आनंद सर के साथ जुड़ करके पढ़ रहे हैं। तो मुझे बहुत खुशी होगी कि आप सभी ने खूब प्यार दिया, ठीक है बच्चों। और विश्वास रखें कि वो क्लास अगर सब अच्छा रहेगा, ईश्वर की कृपा से सब अच्छा ही रहेगा, आप सबकी दुआ से, तो कोई टेक्निकल इशू भी ना हो, तो बच्चों लगातार कंटिन्यू 12 घंटे क्लास मस्त तरीके से चलेगी। 25 दिसंबर को अकेले मैं आपके बीच फिजिक्स का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर दिन में होता। बच्चों दिन में आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए ना, आपके घर पे कोई ना कोई आना जाना लगा रहता है। आप कहेंगे सर मैं तो ज्यादा इधर उधर नहीं आती जाती, या मैं ज्यादा आता जाता नहीं हूं। तो बच्चों मैं कहता हूं 70% बच्चे ठीक है, इस बात से एग्री हो गए, लेकिन 30% बच्चों के पास काम होता है। बच्चों 30% बच्चों के पास काम होता है। मुझे पता है सबके घर की परिस्थितियां सेम नहीं होती, लड़कियों को भी लड़कों को भी बहुत सारे काम घर के अरेंज करने पड़ते हैं। तो बच्चों उसमें क्लास हो जाएगी डिस्टर्ब। सोना है तो भाई आपको नींद मुबारक, लेकिन अगर पढ़ना है तो नाइट बच्चों ठीक है, क्योंकि रात में बच्चों के पास काम नहीं होता, वो अपने घर में होते हैं, इत्मीनान से पढ़ सकते हैं, शांति होती है। हम ये जरूर कहेंगे कि भाई ठंडी का माहौल है तो आप अपने बिस्तर पे ही बैठ गए, अपने बेड पे ही बैठ गए, कंबल ओढ़े हैं, कॉपी पेन लेकर के बैठे हैं, सॉल्व भी कर रहे हैं, एक फिजिक्स की नोट्स भी लेकर के बैठे हुए हैं, तो आप आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा दिक्कत हो रही तो कुछ देर लेट के भी देख लिए, लेकिन टाइम को थोड़ा सा लिख दिए कि मान लीजिए 3 घंटे क्लास चली है, तो जो टाइम हुआ है 3 घंटे 40 मिनट पर क्लास, सर की क्लास को हमने लेट करके देखा है 4 घंटे 20 मिनट तक। तो उसमें आप लोग जो आधा घंटे 20 मिनट जो रेस्ट किए हो, लेट करके क्लास देख रहे थे, उस समय के क्वेश्चंस को बाद में आप फिर से कॉपी में बना लेना और खुद से करने का प्रयास करना, देख लेना। तो ऐसे करके आप लोग 12 घंटे। और मैं तो चाहूंगा कि जब आपके भैया जी, मतलब आपका बड़ा भाई अगर आपके साथ खड़े होकर के पूरी 12 घंटे की क्लास कोई कर रहा है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम बैठ करके ही सही क्लास कर लें। तो बच्चों फिर आपको ये चीज निभानी पड़ेगी, साथ निभाना साथिया वाला होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज याद रखें कि बच्चों नाइट में ये क्लास शाम के 6 बजे से चालू होगी, शाम के 6 बजे से शुरू होगी और सुबह के 6 बजे तक, सुबह के 6 बजे तक। कोई इसमें लापरवाही न करे कि सर हम ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, वैसे नहीं, ऐसे नहीं। नहीं बच्चों, मैं अगर मेहनत कर रहा हूं तो सिर्फ आपके लिए, सभी मेहनत करते हैं सब इसके लिए ना। गुरु जी मैंने इंटरमीडिएट के मॉडल पेपर सभी सब्जेक्ट के निकलवा लिए हैं, बहुत अच्छा, ठीक है।
तो बिल्कुल भी परेशान मत हो। सर एनडीए का फॉर्म आया, हाँ एनडीए का अगर फॉर्म आया तो भाई भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप 12th में भर सकते हैं बिना रिजल्ट के ही। 11th में रह करके भी भरा जा सकता है, लेकिन ज्वाइनिंग आपको तभी मिलेगी जब आप उसको अगर पास आउट भी कर जाते हो, अगर पास आउट भी कर जाते हो तो ज्वाइन तभी हो पाते हो जब आपका इंटर का रिजल्ट आ जाता है, और तब तक आ ही जाता है, बहुत लेट हो जाता है, तब तक तो सारी चीजें हो जाती हैं। आपका एनडीए का 2 पेपर होगा, एक मैथ्स का अलग होगा, जीके जीएस और साइंस मिला करके ये पेपर अलग होता है। मैथ्स और रीजनिंग के लिए, मैथ्स और इंग्लिश के लिए अलग होता है, जीके जीएस और सारी जो सब्जेक्ट होते हैं साइंस के वो उसका अलग होता है। तो 2 पेपर आपको नियम देने होंगे, और फिर आपका एसएसबी होगा, 5 दिन का इंटरव्यू होता है, उसको देना पड़ता है, तब आपका मेडिकल होता है, फिर मेरिट बनती है फाइनल। चलिए, हाँ 10 मिनट ब्रेक मिलेगा 12 घंटे वाली क्लास में, अब तो चले, है ना। तो बच्चों ये चीज याद रखना। अच्छा, हम लोग इस चैप्टर में तरंग प्रकाशिकी में कल की क्लास में हम लोगों ने हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के द्वारा प्रकाश का परावर्तन की व्याख्या, प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या, और क्या पढ़ लिए थे, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, द्वितीयक तरंग का सिद्धांत, तरंगाग्र, ये सब पढ़ लिए थे जो क्वेश्चन बन सकते हैं बच्चों। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पहले डिस्कस करता हूं और फिर आपके साथ और थ्योरी के साथ डिस्कस करता हूं, ताकि आप लोग केवल प्रश्न लिख के लाता था। मैंने देखा शुरू के 2-3 चैप्टर में जब मैं केवल प्रश्न लिख रहा था तो बच्चे उतना प्रश्न को समझ नहीं पा रहे थे, और जब थ्योरी पे पढ़ो और उससे रिलेटेड क्या प्रश्न बनता है वो मैं प्रश्न लिख देता हूं, तब ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, चलिए, तो नमस्ते, नमस्कार, आभार, अभिनंदन आप सभी प्यारे बच्चों का। जय श्री राम, राधे राधे। बच्चों आज हम लोग इंटरफेरेंस के बारे में बात करेंगे, व्यतिकरण के बारे में बात करेंगे, व्यतिकरण के बारे में भी बात करेंगे, और आज हम लोग विवर्तन के बारे में भी बात करेंगे, आज हम लोग ध्रुवण के बारे में भी बात करेंगे। इन दोनों से जो चीजें, इन तीनों टॉपिक से जो चीजें इंपॉर्टेंट है उन्हीं को मैं डिस्कस आपके साथ करूंगा। टारगेट बोर्ड आर्मी, क्या आप तैयार हैं? बोलिए, तैयार हैं बच्चों? व्यतिकरण, इंटरफेरेंस क्या होता है, कौन बताएगा? इंटरफेरेंस आज ही हम लोग बच्चों विवर्तन भी पढ़ेंगे, विवर्तन। तो चलिए पहले व्यतिकरण को पढ़ते हैं फिर आगे बात करेंगे, पहले व्यतिकरण को पढ़ते हैं फिर आगे पढ़ेंगे। बच्चों व्यतिकरण क्या होता है? 2 तरंगे, मैं ज्यादा इस पे लिखूंगा नहीं, परिभाषा के कोई लिखूंगा तो बहुत समय हो जाएगा और फिर तो एक दिन में जानते हो फुल कोर्स जैसी बात हो जाएगी, बट मैं आपको सिखाना जरूर चाहूंगा, परिभाषा जरूर बताना चाहूंगा। अगर सुन सकते हो, स्मरण शक्ति से याद रख सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे। बच्चों व्यतिकरण क्या होता है? व्यतिकरण, इंटरफेरेंस का मतलब ये होता है 2 तरंगे, एक ही आवृत्ति की 2 तरंगे, एक तरंग इधर आई और एक तरंग बच्चों इधर आई, एक ही आवृत्ति की 2 तरंगे, ये ऊपर उठना चाह रही है, इधर नीचे गिरना चाह रही है। तो यहां पर देखो दोनों का क्या हो रहा है? मिलन हो रहा है, दोनों का यहां पर मिलन हो रहा है। तो कहा जाता है जब एक ही प्रकार की एक ही आवृत्ति की 2 तरंगे किसी माध्यम में एक ही दिशा में संचरित हों तो उनके अध्यारोपण से माध्यम में उपस्थित कण की तीव्रता कभी अधिकतम होती है तो कभी न्यूनतम होती है। उनके अध्यारोपण से माध्यम में उपस्थित कण की तीव्रता कभी अधिकतम कभी न्यूनतम होती है। इस क्रिया को व्यतिकरण कहते हैं, इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। जब इसकी तीव्रता, यहां पर जो माध्यम का कण उपस्थित था, इन दोनों तरंगों की वजह से बच्चों, ये तरंग थी y1 और ये तरंग थी y2, ये तरंग थी y2, इन दोनों तरंगों की वजह से यहां पर उपस्थित जो कण है, यहां पर उपस्थित जो कण है उसकी तीव्रता, अगर बच्चों इंटेंसिटी मैक्सिमम, अगर उसकी तीव्रता जो है, अगर उसकी तीव्रता अधिकतम है बच्चों, अगर तीव्रता अधिकतम मतलब मैक्सिमम, तीव्रता अधिकतम हुई मतलब मैक्सिमम हुई, तो बच्चों क्या होगा? संपोषी व्यतिकरण होगा। वहां पर कौन सा व्यतिकरण होगा? संपोषी व्यतिकरण होगा। संपोषी व्यतिकरण को और क्या नाम से जानते हैं? तो संपोषी व्यतिकरण को हम बोलते हैं रचनात्मक व्यतिकरण। क्या बोलते हैं? रचनात्मक व्यतिकरण। और इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? तो इन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव, संपोषी रचनात्मक व्यतिकरण होता है। विद्यार्थी जी ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर बच्चों यहां पर अगर यहां पर जो तीव्रता है, अगर तीव्रता न्यूनतम होगी, अगर तीव्रता न्यूनतम या शून्य हुई, अगर तीव्रता न्यूनतम या शून्य हुई, और ये होता है, मतलब आप कहेंगे सर ये कैसे हो रहा है? तो इनके अपने चलने की वजह से भाई, कोई देखो आप उसके डिस्प्लेसमेंट वो निर्भर करता है। क्योंकि बच्चों मान लो ये माध्यम का कण है, ये मजा है, ये ऐसे देखो, ध्यान सुनना, ये माध्यम का कण है, ये इधर से तरंग आ रही जाए, अब यहाँ पर देखो, यहाँ ऐसे जा रहा है, ये माध्यम को उपस्थित कर यहाँ है, एक तरंग इधर से आ रही जाए, ये नीचे देखो जा रही। तो अगर एक लोग इसको ऊपर ले जाना चाह रहे हैं, एक तरंग इसको नीचे ले जाना चाह रहे हैं, इस माध्यम के कण को, अगर मान लीजिए बच्चों दोनों एक ही दिशा में है या दोनों एक ही दिशा में, तो इसकी तीव्रता बढ़ गई, अधिकतम हो गई। लेकिन दोनों एक दूसरे को, मान लो ये प्लस का 4 है, ये माइनस का 4 है, कट फिट के क्या आ गया? अगर दोनों एक की विस्थापन, एक तरंग के द्वारा कण को विस्थापन करने की दिशा दूसरी, एक तरंग द्वारा कण को विस्थापित करने की दिशा दूसरी, और जब दोनों को जोड़ा गया प्लस माइनस, क्योंकि एक दूसरे के विरोध करेंगे तो 0 आ गई। तो इस प्रकार से तीव्रता कभी अधिकतम होती है तो कभी न्यूनतम होती है। ठीक है,
तो अगर तीव्रता न्यूनतम हुई तो विनाशी व्यतिकरण होता है। क्या होता है बच्चों? विनाशी व्यतिकरण होता है। विनाशी व्यतिकरण होता है जिसे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। ठीक है, याद रहेगा। बताइए। बताइए, समझ में आ गया? ये क्लियर है? चलो, तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी चाहिए। अब बात आती है कि संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण के लिए कलांतर कितना होना चाहिए, पथांतर कितना होना चाहिए। तो आप लोगों को एक बात याद रहे कि कलांतर जो होता है फाई, है ना, जो फाई होता है बच्चों, 2 पाई अपान में लैम्डा, 2 पाई अपान में लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। ये क्या है? ये कलांतर है। और ये क्या है? पथांतर है। ये दोनों तरंगे जो मिल रही हैं उनके बीच का ये कलांतर है और ये पथांतर है। तो अगर कलांतर की बात हो तो संपोषी व्यतिकरण में कलांतर कैसा होना चाहिए? n पाई होना चाहिए। n मतलब तो n होगा 0,1, 2n पाई होना चाहिए। कलांतर कैसा होना चाहिए? 2n पाई। ये कहां का? संपोषी व्यतिकरण के लिए कलांतर ये होना चाहिए जहां पर बच्चों n बराबर जो होगा तो 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ऐसा क्यों सर? कलांतर क्योंकि हमेशा जब तीव्रता अधिकतम होगी, यहां पर तीव्रता बताया क्या? तीव्रता क्या होती है? अधिकतम। आई मैक्सिमम होगा बच्चों, आयाम जो होगा वो मैक्सिमम होगा। ये क्या है? ए क्या है? आयाम है। आई क्या है? तीव्रता है। अगर अधिकतम रखना है तो कलांतर ये होना चाहिए। अगर पथांतर की बात हो बच्चों, पथांतर संपोषी व्यतिकरण में, तो पथांतर जो है जिसे डेल्टा एक्स लिखेंगे वो n लैम्डा होना, n लैम्डा, जबकि n की वैल्यू यही 0, 1, 2, 3 ये होगी। विनाशी व्यतिकरण की अगर हम बात करेंगे तो विनाशी व्यतिकरण में कलांतर जो होगा बच्चों, कलांतर वो होगा, कलांतर जो डेल्टा फाई होगा, कलांतर डेल्टा फाई वो होगा 2n माइनस 1 इंटू पाई, 2n माइनस 1 इंटू पाई। जहां पर बच्चों n बराबर आप क्या होगा? n बराबर इसके लिए 0 से नहीं शुरू करना, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो देखो 1 रख के देखो, 1 2 कब नो तो 1 पाई, 2 रखो, ये 2 दूनी 4 में 1 घटा 3 पाई। विषम संख्याएं तभी बच्चों तीव्रता क्या होगी? न्यूनतम, क्योंकि यहां पर आई क्या होता है बच्चों? मिनिमम होता है, तीव्रता न्यूनतम होती है। और ए आयाम भी मिनिमम ही होता है, आयाम भी कम और तीव्रता भी कम होती है। ठीक है, आयाम भी कम और तीव्रता भी कम होती है। अगर पथांतर की बात करेंगे, पथांतर डेल्टा एक्स की, तो बच्चों वो भी क्या होगा? 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2, 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2, जबकि n की वैल्यू 1, 2, 3 होनी चाहिए। ये चीजें कुछ है जो आपको याद रखनी पड़ेंगी, बेसिक व्यतिकरण से संबंधित। कुछ बच्चों को एकदम नया लग रहा होगा कि सर ये क्या बताए, कलांतर पथांतर ये सब चीजें क्या बताएं। अब मैं उन बच्चों को बताना चाहूंगा कि देखिए, मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जब लेकर के आऊंगा, जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा तो उनमें इस तरह की बातें कहीं कहीं पर आएंगी, तब आपको सर कलांतर पथांतर में संबंध तो ये रहा। तो बच्चों ये चीजें शॉर्ट आउट में मैंने बता दिया है डिस्क्राइब करके। जिन बच्चों ने अगर पूरी पहली बातें नहीं पढ़ी हैं तो उन्हें थोड़ा सा कठिन लगेगा, और जिन बच्चों ने पढ़ रखा है ऑलरेडी उनका रिवाइज हो गया होगा, उनका एक बार में पूरा क्या हो जाएगा? रिवाइज हो जाएगा। सर 12 घंटा यूट्यूब पर होगा, यह पर कर बता दे। हाँ यूट्यूब पर होगा, पूरा 12 घंटे का क्लास यूट्यूब पर होगा। ठीक है, चलो वेरी गुड। ये चीज आप लोगों का क्लियर हो गया है ना? कलांतर पथांतर में संबंध क्लियर हो गया। ये अधिकतम मैंने यहां पर ब्रेक करके आप लोगों को किसके? संपोषी व्यतिकरण के बारे में बता दिया, और इधर ये विनाशी व्यतिकरण के बारे में बता दिया। ये दोनों चीजें, ऊपर सारी संपोषी व्यतिकरण से संबंधित बात है, नीचे विनाशी व्यतिकरण से संबंधित बात है। चलिए अब बच्चों बात होगी क्या इसमें यंग के द्विझिल्ली प्रयोग के बारे में बात करें, तो मुझे लगता है अभी हाल फिलहाल में मुश्किल से 10 दिन का आए होंगे, 6 दिन 5-6 दिन हुए हैं, 5 दिन 4 दिन। तो मैंने संडे को ही तो कराया, पिछले संडे को, है ना? तो मैराथन वाली क्लास, और उसके बाद मंडे को फिर मैराथन लिया का पार्ट 2, और पार्ट 2 में सोमवार वाली क्लास में देखना जाके यूट्यूब पर, आपको मैंने वो क्लास करवाई क्या, जिसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करवाए सेकंड बुक के, जिसमें से यंग का द्विझिल्ली प्रयोग करवाया है, तो वो आप देख सकते हो। ठीक है, वो आप देख सकते हो। क्लियर है बच्चों? सर जी आज लेट हो गया, कोई बात नहीं भाई, कभी कभी हो जाता है, हम सबको हमेशा इसी वजह से तो डांट नहीं सकते। अब बात करते हैं बच्चों विवर्तन की।
विवर्तन की, डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन। विवर्तन क्या होता है? विवर्तन क्या होता है? तो विवर्तन किसी प्रकाश तरंग का या तरंगों का अपनी तरंग दैर्घ्य की कोटि का अवरोध मिलने पर उसके किनारों पर मुड़ जाने की घटना को विवर्तन कहते हैं। अपने तरंग दैर्घ्य की कोटि का, मान लो कोई भी तरंग स्रोत है और वहां से तरंगे निकली, तो उस तरंग की जो तरंग दैर्घ्य है, तरंग दैर्घ्य मतलब समझते हो वेवलेंथ, वेवलेंथ इतनी मोटी तरंग दैर्घ्य है, तरंग इतनी मोटी है, तो जितनी भी मोटी तरंग है उस तरंग का अपनी कोटि का मतलब जितनी उसकी चौड़ाई है, अगर उतनी ही चौड़ाई का कोई भी रेखा छिद्र, कोई भी अवरोध माध्यम में मिलता है मार्ग में, तो उस अवरोध के किनारों पर मुड़ जाने की घटना को हम क्या कहते हैं? विवर्तन, डिफ्रैक्शन बच्चों बोलते हैं। अगर उसके मार्ग में अवरोध मिल जा रहा है ऐसा, तो उसके किनारों पर मुड़ जाने की घटना को बच्चों क्या कहते हैं? विवर्तन कहते हैं। ठीक है, आइए इस परिभाषा को हम वैसे ही लिख देते हैं, है ना। विवर्तन प्रकाश से संबंधित लिख रहे हैं तो प्रकाश तरंगों के लिए लिख दीजिए कि प्रकाश तरंगों में अपनी तरंग दैर्घ्य की कोटि के, प्रकाश तरंगों का अपनी तरंग दैर्घ्य की कोटि के अवरोध के कारण, प्रकाश तरंगों का अपनी तरंग दैर्घ्य की कोटि के अवरोध के कारण किनारों पर मुड़ जाने की घटना को, अपनी तरंग दैर्घ्य की कोटि के अवरोध के कारण किनारों पर मुड़ जाने की घटना को क्या कहते हैं बच्चा पार्टी? कि घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। सही है सर? हम गरीब हैं तो क्या हमारा कमेंट नहीं? यहां कौन गरीब अमीर चलता है? यहां कौन किस राज्य से है, किस जिले से है, किस समुदाय से है, यहां कौन सा चलता है? यहां ओनली शिक्षा की बात होती है, केवल एजुकेशन की। यहां हम आपके गुरु जी ठहरे, और क्योंकि आज के वातावरण में गुरु जी के साथ साथ कुछ संस्कार भी देने होते हैं, तो बड़े भैया भी समझ लीजिए। संस्कार वैसे गुरु जी भी देते हैं, तो कुल मिला के हंसी मजाक के साथ भी आपको पढ़ाना होता है, तो बड़े भैया समझ लीजिए, अपना दोस्त मान लीजिए, है ना। लेकिन यहाँ कौन से दोस्ती में और विद्या के अध्ययन में कहां पर अब ये लिखा है कि गरीब और अमीर को नहीं, गरीब का कमेंट नहीं पढ़ना है? बहुत कूटे जाओगे, मतलब कुछ भी। प्रकाश तरंगों का अपनी तरंग दैर्घ्य की कोटि के अवरोध के कारण किनारों पर मुड़ जाने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। बच्चों, विवर्तन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है फ्रेनल विवर्तन, ध्यान से सुनना। एक होता है फ्रेनल विवर्तन, और एक होता है फ्राउनहोफर विवर्तन। क्या? फ्राउनहोफर विवर्तन। सर इसमें क्या डिफरेंस है दोनों में? ध्यान से सुनो। इसमें जो प्रकाश तरंग है, फ्रेनल विवर्तन में जो प्रकाश स्रोत तथा जो विवर्तनकारी अवरोध है या द्वारक, प्रकाश स्रोत तथा विवर्तनकारी अवरोध जो भी उसके रास्ते में अवरोध रखा गया है, अवरोध या द्वारक कह लो, तो प्रकाश स्रोत तथा विवर्तनकारी अवरोध या द्वारक सीमित दूरी पर होते हैं। ठीक है, किसमें होते हैं? सीमित दूरी पर होते हैं, याद रखना, सीमित दूरी पर होते हैं। और इसमें तरंगाग्र गोलीय होता है या बेलनाकार होता है। इसमें आपतित तरंगाग्र जो होगा प्रकाश स्रोत का, इसमें आपतित तरंगाग्र गोलीय या बेलनाकार होता है। याद रखेंगे, गोलीय या बेलनाकार होता है। ठीक है, ये बच्चों फ्रेनल विवर्तन है।
2 नंबर में पूछ सकता है कि फ्रेनल विवर्तन क्या है और फ्राउनहोफर विवर्तन क्या है, तो आप इसको याद रखेंगे। फ्राउनहोफर विवर्तन क्या है? प्रकाश स्रोत। और पता मैं इस प्रश्न पर क्यों ज्यादा जोर दे रहा हूं, क्योंकि आप लोगों को वैसे प्रश्न जरूर याद रहते हैं जो बड़े हाईलाइटेड रहते हैं। ऐसे दबे हुए प्रश्न जो मिट्टी में दबे हुए, उनको खोद के निकालना और उसे याद करना कठिन लगता है, लेकिन अगर उन्हीं को 1-2 बार प्रैक्टिस कर ली जाए तो फिर आप एग्जाम में भी लिख पाते हो, है ना। तो इस वजह से याद रखो, छोटी सी परिभाषाएं हैं, एक कंडीशन है। फ्राउनहोफर विवर्तन क्या है? प्रकाश स्रोत तथा विवर्तनकारी अवरोध या द्वारक से, विवर्तनकारी अवरोध द्वारक, है ना, अवरोध द्वारक से अनंत दूरी पर होता है। मतलब प्रकाश स्रोत कितनी दूरी पर होता है? अनंत दूरी पर होता है। अनंत दूरी पर होता है। इसमें आपतित तरंगाग्र जो होता है, इसमें आपतित तरंगाग्र समतल होता है। आपतित तरंगाग्र समतल होता है। आपतित तरंगाग्र समतल होता है बच्चों। कैसा होता है? समतल होता है। यह हो गई विवर्तन से जुड़ी बात। सर इस चैप्टर से 2-4 नंबर का थ्योरी ही पूछता है, बिल्कुल, लेकिन ये नहीं है कि लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछता। 2-4 नंबर का थ्योरी ही नहीं, मान लो एक लॉन्ग क्वेश्चन अगर आ गया, मान लो एक लॉन्ग क्वेश्चन आ गया जैसे कि 5 नंबर का। लॉन्ग क्वेश्चन में क्या फंस सकता है वो मैं बता दे रहा हूं। लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है कि हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के द्वारा परावर्तन या अपवर्तन की व्याख्या कीजिए, या दोनों की व्याख्या। एक लॉन्ग क्वेश्चन हो गया, बनता है जो कि, और एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है यंग के द्विध्रुवी प्रयोग के द्वारा फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक प्राप्त कीजिए, एक डेरिवेशन। ये दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन हो गया, पूछा जाता है तो बहुत पूछा जाता है। तीसरा विवर्तन इसी से एकल झिर्री प्रयोग का, थोड़ा कम पूछा जाता है, 20-30% चांस ही होते हैं कि आ सकता है परीक्षा में, लेकिन उनके 90% चांस है। द्विझिर्री प्रयोग का और हाइगेंस का 80 आ सकता है। बस ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन में अगर बच्चों 5 नंबर में आया प्रश्न, तो फिर जो ऑब्जेक्टिव पूछे जाने की संख्या 7-8 प्रश्न ऑब्जेक्टिव के पूछे जाने जो थे, वो अब 7-8 नहीं बल्कि 2-3 पूछे जाएंगे। फिर कितने पूछे जाएंगे? 2-3 पूछे जाएंगे, क्योंकि एक चैप्टर से जितने प्रश्न पूछे जाने, मान लो 8 से 10 प्रश्न पूछे जाने हैं, तो 8 से 10 नंबर का पूछा जाना है, तो फिर वो 8 से 10 नंबर का ही केवल पूछा जाएगा। अरे बच्चा 15 चैप्टर है, सुनो 15 चैप्टर है, ठीक है, 15 चैप्टर है, 140 नंबर का पेपर पूरा बनना है। अगर एक चैप्टर से भी मैं कह दूं 10 नंबर का बनेगा, तो लगभग में हम कह रहे हैं कि 150 नंबर बन रहे हैं। 150 नंबर मतलब आपको 140 आएगा। मैं कहता हूं हर चैप्टर से नहीं 10 नंबर का, 2-3 चैप्टर ऐसे हुए, जैसे विद्युत चुंबकीय तरंग से 10 नंबर का तो नहीं आएगा, उससे कितना आएगा? 3 से 4 नंबर का आएगा। जैसे आपका इधर परमाणु चैप्टर हो गया, उससे लॉन्ग क्वेश्चन भी वैसे बन सकता है। और ठीक है, उससे लॉन्ग विद्युत चुंबकीय प्रेरण हो गया, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से भी 5 से 6 नंबर का पूछता है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से भी 5 से 6 नंबर बहुत ज्यादा नहीं पूछता है। इधर आपका विकिरण तथा द्वैत प्रकृति, जो इसके बाद आप चैप्टर पढ़ोगे अभी तरंग प्रकाश की, उससे भी 6-7 नंबर का ही पूछता है। विकिरण तथा द्वैत प्रकृति से संचार व्यवस्था 5वें चैप्टर से 2-3 नंबर का पूछता है। तो इस तरह से तो कहेंगे कि सर कुछ चैप्टर तो एकदम लगभग 20 नंबर में 5 चैप्टर खत्म हुए जा रहे हैं, 20-25 नंबर में 5 चैप्टर खत्म हो जा रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि सबसे अधिक महत्वपूर्ण चैप्टर आपके ये प्रकाशिकी का पूरा पाठ, किरण प्रकाश की, तरंग प्रकाश की, ये चैप्टर जो पढ़ रहे हो दोनों इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैंने बहुत जोर दिया है किरण प्रकाशिकी के भी डेरिवेशन को रिवाइज करवाने की आपकी, वो चाहे प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र हो, लेंस मेकर सूत्र हो, गोली पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र हो, यंग के द्विध्रुवी प्रयोग का सूत्र हो, संपर्क में रखे लेंस की फोकस दूरी, जो कि मैं कई बार बता चुका हूं। तो ये चीजें अगर आपको याद है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी न्यूमेरिकल से रिलेटेड भी प्रॉब्लम, अपवर्तनांक ये है, इसका अपवर्तनांक ये है, तो भाग देने पर ए एन जी की वैल्यू निकालिए, ये फोकस दूरी, इसका अपवर्तनांक ये दिया गया, वक्रता त्रिज्या ये है, वक्रता त्रिज्या ये है, तो फोकस दूरी निकालिए। मतलब न्यूमेरिकल भी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं उनको भी मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो ओवरऑल मुझे और मेरा उद्देश्य, मेरा और मेरी टारगेट बोर्ड आर्मी का उद्देश्य क्या होना चाहिए कि गद्दी जो टॉपर की है वो अपने पास ही रहे, अपने जो टॉपर की गद्दी है वो हमारे पास ही रहे। रणनीति अब ये अपनानी है। मैंने 8 महीने 10 महीने आपको पढ़ाया, जनवरी से क्लास शुरू हुई थी ना, फरवरी से आप जुड़े, फरवरी से लेकर के दिसंबर तक आप पढ़े, नवंबर तक आप खूब पढ़े, सर ने खूब मौज मस्ती के साथ सारे चैप्टर पढ़ाए, है ना, सेलिब्रेशन होते रहे। लेकिन अब समय है तो सिर्फ और सिर्फ उन प्रश्नों के ध्यान देने की जरूरत है जिनसे प्रश्न ज्यादा पूछे जा सकते हैं, क्योंकि हमें 140 में सर बनाना होगा 70 ना। तो मान लीजिए सर मोस्ट जो आप बता रहे हैं, सर मोस्ट क्यों पढ़ना, क्या यही जरूरी होता है? परीक्षा के लिए यही जरूरी होता है। ज्ञान के लिए 8 महीने पढ़े,
ज्ञान बढ़ाने के लिए 8 महीने पढ़े, लेकिन अभी के लिए केवल मोस्ट। ठीक है, मोस्ट जैसा ज्ञान के लिए कुछ नहीं होता। ज्ञान बढ़ाने के लिए, मस्तिष्क में ज्ञान बढ़ाने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जैसी चीज कोई नहीं होती, लेकिन परीक्षा में पढ़ने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जैसा कुछ होता है। इस वजह से ध्यान देंगे हर एक बात पर। समझ गए? चलो, विवर्तन समझ गए। इसके बाद बच्चों, हाँ समय अभी बहुत है, पहले आते बाबू। किसी ने लिखा है तरंग दैर्घ्य क्या है। अब मैं आपको क्या जवाब दूं? तरंग दैर्घ्य क्या है? आप पहले आते, बाद में आए, पहले से क्लास देखना है ना, पहले से पूरी क्लास देखना, क्योंकि मैंने ऑलरेडी, सोचो ये बताने की जरूरत नहीं है पहली बात तो, क्योंकि तरंग दैर्घ्य ऑलरेडी मैं कई बार बता चुका हूं, और आज जब बताया है तो आपकी सजा यह है कि आप शुरू में क्लास को देखेंगे। अब सर मुझे आपसे कुछ पूछना है। भाई पूछिए ना, मैं पढ़ता रहता हूँ, ये सब ना बोलिए। टारगेट मोटिवेशनल क्वेट्स फॉर टारगेट बोर्ड आर्मी, मोटिवेशनल थॉट फॉर टारगेट बोर्ड आर्मी। अच्छा, अभी तो जमी पर उतरे हैं, आगे आकाश में भी उड़ेंगे। अभी तो जमी पर उतरे हैं, आगे आकाश में भी उड़ेंगे। टारगेट बोर्ड की अब हर बच्चे कहते हैं, बिहार के अब हर बच्चे कहते हैं हम भी टारगेट बोर्ड से ही पढ़ेंगे, पर मजा नहीं आया। अच्छा, टारगेट बोर्ड आर्मी के लिए जो आप पढ़ रहे हैं प्रॉपर, है ना, उनके लिए मंजिल ने हौसले से कहा तेरे बस की बात नहीं। मंजिल ने हौसले से कहा तेरे बस की बात नहीं। टारगेट बोर्ड आर्मी ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झूठी, तेरी इतनी औकात नहीं, है ना, कि हमको रोक लो, टॉपर बनाने से हमको रोक लो, इतनी किसी की औकात नहीं, है ना। स्वैग होना चाहिए, ये एटीट्यूड बरकरार रहना चाहिए एग्जाम तक, पढ़ने में मन लगाने के लिए। एकल झिर्री द्वारा विवर्तन आइए देख लेते हैं। ठीक है, एकल झिर्री प्रयोग। एकल झिर्री, ओहो, मैं उसको भी बहुत लंबा डेरिवेशन नहीं है उसका, पहली बात तो, और 20-30% चांस है कि आ सकता है, इसलिए बहुत ज्यादा जोर नहीं दूंगा कि आप उसको बार बार रिपीट कर दें, जितना समय मिले और अन्य मोस्ट इंपॉर्टेंट पर ध्यान देते जाएंगे, बट है इंपॉर्टेंट इस चैप्टर से रिलेटेड। तो एकल झिर्री या एकल रेखा छिद्र, या अभी द्विझिर्री प्रयोग पढ़े थे, वैसे ये एकल है ना, एकल रेखा छिद्र प्रयोग की व्याख्या, प्रयोग की व्याख्या कीजिए, ऐसा व्याख्या कीजिए, मैंने ये लिख दिया है। एकल झिर्री प्रयोग, ये बच्चों प्रश्न है, एकल झिर्री या एकल रेखा छिद्र प्रयोग की व्याख्या कीजिए, ये विवर्तन से संबंधित प्रश्न है। कैसे है आइए समझा देता हूं बच्चों। इसमें क्या होती है, एक झिर्री जो होती है वो ठीक है, ध्यान से देखना ओ भाई, ठीक है चलो जो भी है। और यहां से बच्चों प्रकाश, यहां पे एक मैंने लेंस रख दिया है, ठीक है, यहां से प्रकाश स्रोत चलता है, यहां पर कहीं पर प्रकाश स्रोत है, यहां पर मैं एक प्रकाश स्रोत बना देता हूं जहां से सारा प्रकाश चलेगा बच्चों। ये कोई लेंस है L1, ठीक है, ये प्रकाश स्रोत चला, तुम 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 बहुत सारी प्रकाश किरणें चली बच्चों, ये समांतर हो जाएंगी प्रकाश किरणें, क्योंकि ये लेंस का काम ही है कि प्रकाश किरणों को समांतर कर देना, प्रकाश किरणों को समांतर कर देना, प्रकाश किरणों को समांतर कर देना बच्चों, ऐसे ये प्रकाश किरणें इस प्रकार से यहां तक समांतर हो जाएंगी, यहां भी ऐसे होगा। ये समांतर हो गई किरणें बच्चों, ये समांतर प्रकाश अब आ रहा है एक प्रकार से। यहां जो ये एकल झिर्री कटी हुई एकदम बारीक सी पतली सी की चौड़ाई है स्मॉल ई, का नाम दे देते हैं ए बी। बच्चों यहां पर लगा हुआ है एक पर्दा, यहां पर क्या लगा हुआ है, पर्दा। होता क्या है बच्चों कि यहां पर भी एक लेंस हम लोग लगा देते हैं, यहां पर भी एक लेंस लगा होता है, यहां पर भी एक लेंस लगा होता है। जो प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं, जो प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे जो सीधी निकल जाती है, ऐसे जो सीधी निकल जाती हैं, वो बच्चों लेंस से अपवर्तन के पश्चात, लेंस से अपवर्तन के पश्चात कहां पर, बिल्कुल मध्य भाग में, बिल्कुल मध्य भाग में एकदम मिलती हैं, बिल्कुल मध्य भाग में मिलती है, मतलब बिल्कुल बीच में मिलेंगी, तो वहां पर क्या होगा, प्रकाश ज्यादा होगा, उसे हम लोग बोलेंगे केंद्रीय उच्चिष्ट बच्चों, उसे क्या बोलेंगे, केंद्रीय उच्चिष्ट। वहां पर प्रकाश ज्यादा होता है, उसे केंद्रीय उच्चिष्ट बोला जाता है, वहां पर तीव्रता ज्यादा होती है। भाई यहां से प्रकाश किरणें जा रही हैं,
ये प्रकाश किरणें जा रही हैं, ये एकल झिर्री प्रयोग है। यहाँ इस एकल छिद्र एक तब छोटा सा झिर्री कटा हुआ है, एक कांच की प्लेट है पूरी काली पेंट से, ऐसे ब्लेड से केवल एक झिर्री काटे तो बीच में बहुत ज्यादा ब्राइट, बीच में यहाँ पर बहुत ज्यादा ब्राइट, इसे बोलते हैं बच्चों केंद्रीय उच्चिष्ट। इसे क्या बोलेंगे? केंद्रीय उच्चिष्ट बोलेंगे, केंद्रीय उच्चिष्ट। वहां फ्रिंज बोलते थे ना, केंद्रीय फ्रिंज, लेकिन बच्चों यहाँ केंद्रीय फ्रिंज नहीं, उच्चिष्ट बोलेंगे, क्योंकि इसके बाद पट्टियां धीरे धीरे घटती जाएंगी। नहीं समझ में आया? मैं आपको बताना चाहूंगा कि बच्चों प्रयोग इस प्रकार से होता है, बता रहा हूं बच्चों। जो सबसे ब्राइट, बीच में सबसे ज्यादा ब्राइट, एक प्लेट लेना, एक प्लेट लेना, देखो होता क्या है, ध्यान से सुनना बच्चों। जो ये है, यहां पर आपको दिख रहा है बहुत सा बड़ी सी एकदम चमकदार स्लाइड। ये हुआ क्या, हमने आपसे क्या कहा, एक काली प्लेट लो और उसको बीच में एक पतली चीर लगा दो, ठीक है। अब उसमें प्रकाश जब आपतित कराया गया तो वो बीच में अवरोध हो गया, सब अपनी तरंग दैर्घ्य की कोटि का अवरोध है। उससे जब प्रकाश निकलता है तो सामने सिर्फ नहीं दिखा कि भैया इस झिर्री से गया तो सामने सामने चला गया, नहीं, किनारों पर मुड़ जाता है। और मुड़ने से बच्चों क्या होता है, इस प्रकार से, जैसे यहां बीच में सबसे ज्यादा प्रकाश, लेकिन फिर जो किनारे वाली पट्टी इस ब्लैक दिखाई देगी, और ये ब्लैक की चौड़ाई पहली बार में तो थोड़ी सी कम होगी, इसकी चौड़ाई धीरे धीरे घटने लगेगी, जैसे अभी देखो इतनी हुई, ठीक है, वैसे ही इधर भी हो जाएगी ऐसे। अब देखो इसकी भी चौड़ाई, अब ब्लैक वाली की धीरे से बढ़ जाएगी, लेकिन इसकी चौड़ाई बच्चों क्या हो जाएगी, देखो व्हाइट वाले की चौड़ाई जो होगी धीरे धीरे घटने लगेगी। व्हाइट वाले की चौड़ाई बच्चों क्या होगी, धीरे धीरे घटने लगेगी, ब्लैक वाले की बढ़ने लगेगी। ब्लैक वाली देखो बढ़ने लगी। अब इसको और थोड़ा वो कर देंगे, देखो अब देखो कैसा लग रहा है, देखने में कैसा लग रहा है? क्या आपको समझ में आ रहा है कि सर हाँ ये बहुत ज्यादा ब्राइट है, फिर इसके बाद जो पट्टिकाएं हैं, फिर इसके बाद की जो पट्टिकाएं हैं वो धीरे धीरे कम हो रही हैं। देखो पहले ये सबसे ज्यादा चौड़ी है, राइट, फिर उसके बाद ये थोड़ा थोड़ा डार्क आया, लेकिन फिर उसके बाद ये ज्यादा डार्क है, फिर इसकी चौड़ाई घट गई, इसके बाद तो इसकी तो और घट गई, उसके बाद फिर काला, फिर अंधेरा। तो ये जो किनारों पर प्रकाश मुड़ा, जो ये फ्रिंजे दिख रही हैं, जो उच्चिष्ट दिख रहे हैं, इसको बोलते हैं बच्चों केंद्रीय उच्चिष्ट। ये क्या है, ये केंद्रीय उच्चिष्ट है, इसे ही बोलते हैं केंद्रीय उच्चिष्ट, उच्चिष्ट, ठीक है। और ये जो दिख रहे हैं आपको, जितने यहां पर ये वाले दिख रहे हैं, ठीक है, यहां पर मैं एक जगह पर लिख दूंगा, ये सारे, ये सारे जो है बच्चों ये हैं गौड़ उच्चिष्ट। इन्हें क्या बोलते हैं, गौड़ उच्चिष्ट, इन्हें गौड़ उच्चिष्ट बोलते हैं। सर ये जो ब्लैक वाले दिख रहे हैं, इसने इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें बाबू निम्निष्ठ बोलते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं, निम्निष्ठ, इन्हें निम्निष्ठ बोलते हैं। निम्निष्ठ ये क्या है, ये निम्निष्ठ है बाबू, निम्निष्ठ, इन्हें क्या बोलते हैं, निम्निष्ठ बोलते हैं। ये फर्स्ट निम्निष्ठ मतलब प्रथम निम्निष्ठ, द्वितीय निम्निष्ठ, तृतीय निम्निष्ठ, प्रथम निम्निष्ठ, द्वितीय निम्निष्ठ, तृतीय निम्निष्ठ, मतलब निम्निष्ठ भी दोनों तरफ बढ़ते जाते हैं, और उच्चिष्ठ जो होता है पहले में ज्यादा बड़ा, फिर उसके बाद धीरे धीरे घटते जाते हैं, ठीक है, समझ में आया? तो ये काम बच्चों यहां पर हुआ है, यहां पर सबसे ज्यादा चमकदार बन रहा है यहां पर। तो ये केंद्रीय फ्रिंज सेंट्रल केंद्रीय उच्चिष्ट है। इससे कहीं पर भी निम्निष्ठ बन सकता है, तो मैं मान लेता हूं अगला उच्चिष्ट यहां पर कहीं पर बिंदु पी पर बनेगा। बिंदु पी पर तब बनेगा जब यहां से प्रकाश किरणें जाएंगी, ठीक है, यहां से प्रकाश किरणें कुछ जाएंगी, मान लो यहां से प्रकाश किरणें जा रही हैं, कलर ले लेते हैं वही, है ना, हो ये पी है, बिंदु पी पर, और यहां से ऐसे यहां पर गए और फिर यहां से अपवर्तन हो जाएगा ऐसे। इस प्रकार से आप अपवर्तन की घटना होती है, लेंस लगा हुआ है तो अपवर्तन की घटना तो भाई इसी प्रकार से होगी, ठीक है।
अपवर्तन की घटना इसी प्रकार से होगी, क्योंकि यहां पर भी एक लेंस लगा हुआ है जो प्रकाश को फोकसित कर देता है। इस लेंस का नाम दे दिया O2, प्रकाश को फोकसित करके यहां पर मिला दिया। ये एकल झिरी प्रयोग है, यहीं से प्रकाश किरण निकलता है। अब अच्छा, तरंगों के बीच पथांतर क्या है? AP और BP तरंगों के बीच पथांतर क्या होगा? बच्चों पथांतर ये होगा कि हम इस पर लंब डाल दें, इससे इस पर लंब डाल दें 90 डिग्री का कोण बनाते हुए। ले लो, ये लंब डाल दिए। तो बच्चा पार्टी ये मान लो K है, ठीक है। ये पथांतर डेल्टा x BK, ये कितना होगा? ये कितना होगा? पथांतर के लिए जो भी x वैल्यू मान लो, t मान लो, ये पथांतर बताना है। अच्छा, इसमें मैं लैंग्वेज क्या लिखूं, कैसे लैंग्वेज लिखूं, इसको बोल दूं थोड़ा बहुत, है ना। इसको थोड़ा बहुत लैंग्वेज बोल दे रहा हूं, कैसे लिखना होता है ना। माना एक रेखा छिद्र जिसकी चौड़ाई स्मॉल ई है, माना एक रेखा छिद्र जिसकी चौड़ाई स्मॉल ई है, इसके सामने एक प्रकाश स्रोत S रखा है, जिससे प्रकाश लेंस से समांतर किरण पुंज रेखा छिद्र E पर आपतित होता है। रेखा छिद्र तथा पर्दे के बीच एक दूसरा लेंस लगा होता है। रेखा छिद्र से निकलने वाला प्रकाश द्वितीयक तरंगिकाओं की तरह व्यवहार करता है। यहां से जो प्रकाश निकलेगा वो ये नहीं है कि प्रकाश है, बल्कि बच्चों ये द्वितीयक तरंगिकाएं हो गई। तो हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के अनुसार द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं जो लेंस से अपवर्तित होकर के बिंदु C पर केंद्रीय उच्चिष्ट का निर्माण करती हैं। तो लेंस से विवर्तित होकर, ऐसा लिख सकते हो, लेंस से विवर्तित होकर के बिंदु C पर केंद्रीय उच्चिष्ट का निर्माण करती हैं। ठीक है, केंद्रीय उच्चिष्ट का निर्माण करती हैं। केंद्रीय उच्चिष्ट का बच्चों क्या करती हैं? निर्माण करती हैं। इतना लिख सकते हैं, ठीक है। चलो, आइए अब इसकी थोड़ी सी डेरिवेशन जो है, ये चित्र नहीं बनाना है, मैंने समझाने के लिए बता दिया। अगर केवल विवर्तन की घटना चित्र के माध्यम से बताइए तो ऐसा लिख देना, क्योंकि क्वेश्चन कई प्रकार से घुमा फिरा के भी पूछता है कि भैया इसका चित्र बता दीजिए। कहेंगे सर ये तो बताए नहीं थे, ये वाला प्रश्न ही नहीं बताए थे ना, किसी क्वेश्चन बैंक में है। तो मैं चाहूंगा कि आप जो भी चीजें बताई जाए तो उसको आप अपने आधार पर, यही होता है प्रेजेंस ऑफ माइंड, स्टूडेंट का प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा है, स्टूडेंट का प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा है, वो लिखने के लिए देखो, है ना। चलो अच्छा, माना रेखा छिद्र की चौड़ाई, माना रेखा छिद्र AB की चौड़ाई, रेखा छिद्र AB की चौड़ाई कितनी है? स्मॉल ई है। ठीक है, चित्र में देख रहे हो आप लोग, रिमोट ले लूं शायद। देखो, रेखा छिद्र AB की चौड़ाई ई है, और पूरी थोड़ी बहुत बातें आप लोग लिखना प्रयास करना, बाकी नोट्स में है। ठीक है, रेखा छिद्र AB की चौड़ाई, मतलब जो लोग फुल कोर्स लिए उनके पास तो पूरा नोट्स है, वो तो देख ही सकते हैं, पूरी चीजें लिखे हुई होंगी, है ना। मैंने क्या कहा, डेरिवेशन बता रहा हूँ और थोड़ी बहुत लैंग्वेज अपने मन से, होमवर्क यही होता है मेरा कि आप बहुत, जब वीडियो दोबारा ना लिख पाना लैंग्वेज तो वीडियो देखना और उस जगह पोज करके लिख लेना। माना एक रेखा छिद्र AB जिसकी चौड़ाई क्या है? ई है। रेखा छिद्र के सामने एक प्रकाश स्रोत S है, जिसके सामने लेंस रखा है, अर्थात समांतर किरण पुंज, ये समांतर प्रकाश बना देगा। तो समांतर किरण पुंज रेखा छिद्र AB पर जब आपतित होता है तो इससे निकलने वाला प्रकाश द्वितीयक तरंगिकाओं की तरह व्यवहार करता है। यह प्रकाश लेंस L2 द्वारा विवर्तित होकर सामने रखे पर्दे पर बिंदु C पर केंद्रीय उच्चिष्ट का निर्माण करता है। अब ये बात क्यों थोड़ी सी, सर पहली बार में थोड़ी सी लैंग्वेज अलग टाइप की बोली थी, अब यहां अलग, तो वही बोला ना कि आप अपने ढंग से भाषा को उसमें बता सकते हो। अब प्रथम निम्निष्ठ बच्चों की, अब ये है, ठीक है, इतना बता दिए। यहां पर देखो, चित्र के माध्यम से तरंग, जो द्वितीयक तरंग निकल रही A और B से बिंदु P पर मिलने वाली तरंगों के बीच पथांतर कुछ होगा। तो आइए इस बात को लिख सकते हैं, चित्रानुसार लिख दे रहा हूं यहां पर। चित्रानुसार रेखा छिद्र AB के बिंदु A व B से चलने वाली, बिंदु A व B से चलने वाली तरंगों के बीच पथांतर कितना होगा? चित्रानुसार देखिए तो बिंदु P के लिए, किसके लिए? बिंदु P के लिए पथांतर कितना होगा? तो आप कहेंगे AP माइनस B,
कहाँ गया पथांतर? कैसे निकालेंगे पथांतर? हमने लंब डाल दिया, अर्थात पथांतर ऐसे निकलेगा कि एपी में अगर एपी के वैल्यू हम घटा देंगे, किस में? पीपी में एपी घटा देंगे तो पथांतर क्या मिलेगा? पी के, यही तो मिलेगा। और यही पथांतर होगा बीपी माइनस एपी बराबर में बी के, जो कि पथांतर को हम क्या लिखेंगे? पथांतर को लैम्डा से लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पथांतर है। इसको क्या लिखेंगे बच्चों? यहां पर जो है हम इसे लैम्डा से लिखेंगे। वहां डेल्टा एक्स से लिखते थे, यहां पथांतर को सीधे लैम्डा से लिखेंगे। पथांतर है लैम्डा। अगर आधे भाग के द्वारा, ये पूरी रेखा चित्र ए बी है, अगर अर्ध भाग के द्वारा पथांतर देखा जाएगा तो लैम्डा बाई 2 होगा। अर्ध भाग के लिए यहां पर लिख देता हूं, अर्ध रेखा छिद्र के अर्ध भाग के लिए पथांतर, रेखा छिद्र के अर्ध भाग के लिए, अर्ध भाग के लिए पथांतर लैम्डा बाई 2 होगा। लैम्डा बाई 2 होगा। ठीक है बच्चों, यहां पर अगर मैं एंगल मान लूं थीटा है, ये तो 90 डिग्री का है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? कोण के सामने वाली भुजा लंब और समकोण के सामने वाली भुजा ये टोटल कर्ण, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण हो जाएगा। ठीक है, साइन थीटा त्रिभुज ए के बी से, त्रिभुज ए के बी से साइन थीटा बराबर क्या होगा? साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण के बी अपान में, लंब बटे कर्ण ना, के बी अपान में ए बी, के बी अपान में ए बी। यहां पर हम कह सकते हैं के बी की वैल्यू लैम्डा अपान में ए बी की वैल्यू ई, तो यहां से लैम्डा इक्वल टू मिलेगा ई साइन थीटा, ई साइन थीटा। तो बच्चों यही क्या हो गया? अच्छा, यहां पर हम केवल लैम्डा को ई साइन थीटा से ना लिख करके हम ये भी लिखेंगे लैम्डा इक्वल टू प्लस माइनस ई साइन थीटा। अब ऐसा क्यों? क्योंकि प्लस माइनस चिन्ह ये दर्शाता है कि दोनों ओर केंद्रीय उच्चिष्ट के, ये देखिए दोनों ओर निम्निष्ठ बनते हैं, दोनों ओर उच्चिष्ट बनते हैं, तो ये चीज यहां पर लिखी जाएगी। ठीक है, अभी फिलहाल मैं आपको यहां पर हल किया हूं तो मैं आपको भ्रमित नहीं करना चाहता। लैम्डा इक्वल टू हम लिख देंगे ई साइन थीटा, लैम्डा इक्वल टू हम लिख देंगे क्या? ई साइन थीटा। ये हो गया बच्चों, जो भी आगे अग्रिम निम्निष्ठ प्राप्त होगा, प्रथम निम्निष्ठ, उसके लिए ये समीकरण हो गया। ठीक है, उसके लिए ये समीकरण हो गया। ठीक है, और भी निम्निष्ठ बन सकते हैं, और भी निम्निष्ठ बन सकते हैं, तो उसके लिए संख्या क्या लिख सकते हैं सर? उसके लिए हम लिख सकते हैं लैम्डा इक्वल टू प्लस माइनस एम ई साइन थीटा। ठीक है, लैम्डा इक्वल टू एम ई साइन, सॉरी एम लैम्डा, ई साइन थीटा इक्वल टू एम लैम्डा, मैं एम कहां लिख रहा हूं? ये ई साइन थीटा इक्वल टू एम लैम्डा, एम लैम्डा प्लस माइनस चिन्ह लगा देंगे। एम की वैल्यू क्या होगी? जहां एम बराबर 1 2 3 एंड सो ऑन इंफिनिटी तक, ये प्लस माइनस चिन्ह ये दर्शाता है, प्लस माइनस चिन्ह यह दर्शाता है कि निम्निष्ठ केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर बनते हैं, निम्निष्ठ केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर बनते हैं, दोनों ओर बनते हैं। ये बच्चों आपके प्रथम निम्निष्ठ का सूत्र हो गया, प्रथम निम्निष्ठ। ठीक है, प्रथम निम्निष्ठ का सूत्र हो गया। देखो 5 बजने वाले। ठीक है, तो इतना आप अगर लिख देते हैं, इससे रिलेटेड ये भी फिगर बना भी सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। विवर्तन से संबंधित प्रश्न आया कि आप एकल झिरी प्रयोग लिखिए, तो आप विवर्तन की परिभाषा लिख दीजिए। नहीं कुछ ज्यादा याद आ रहा हो तो भाई ये लिख सकते हैं, थोड़ा सा दिखाने के लिए भाई हमको और नॉलेज तो है ना। फिर आप इसमें एकल झिरी प्रयोग के लिए फिगर बनाइएगा, फिर आप ये भी फिगर बना सकते हैं। वैसे ये फिगर बनाने में आपको समझ में नहीं आएगा, वहां पर क्या पेंट लेके थोड़ी ना बैठोगे, तो ये फिगर नहीं बनाइएगा, पेंसिल से बना सकते हो फिलहाल, और ये डेरिवेशन कर दीजिएगा। ठीक है, अब मैं ज्यादा बातें ना करते हुए बच्चों आपको क्या बता देता हूं। देखिए क्या बता देता हूं, ध्रुवण पोलराइजेशन से संबंधित सवाल को बता देता हूं, मतलब प्रश्न क्या पूछे जा सकते हैं वो बता देता हूं। ध्रुवण बच्चों, आप जैसे हाइगेंस ने कहा कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है, लेकिन क्योंकि उन्होंने प्रकाश को क्या माना था, हाइगेंस सर ने प्रकाश को क्या माना था? हाइगेंस ने कहा कि प्रकाश जो है वो तरंग, अनुदैर्घ्य तरंग है, मतलब जो माध्यम के कण हैं वो कंपन की दिशा में, माध्यम के कण, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में, बोलो
तरंग संचरण की दिशा में कंपन करते हैं, दिशा में कंपन करते हैं। ये किसने कहा? इन्होंने कहा, हाइगेंस ने। लेकिन ये बात गलत पाई गई, क्योंकि बच्चों ध्रुवण में ये चीज हम लोग पढ़ते हैं। जब हम लोगों ने रिसर्च किया तो ये पता लगा कि जो प्रकाश तरंग है, प्रकाश तरंग जो है वो क्या है? अनुप्रस्थ है, अनुप्रस्थ है। और ये कैसी तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र का कंपन क्या होता है? विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र का कंपन लंबवत होता है। चुंबकीय क्षेत्र का कंपन लंबवत होता है। लंबवत होता है किससे? तरंग संचरण की दिशा से लंबवत होता है। तरंग संचरण अगर इस दिशा में हो रहा है, इस दिशा में तरंग संचरण हो रहा है, तो विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र का कंपन लंबवत होता है। ये चीज मैंने ऑलरेडी बता दी है। तो इसे अध्रुवित प्रकाश कहेंगे। जैसे जो आपको जनरल रूप में दिखता है वो अध्रुवित प्रकाश है। ध्रुवित प्रकाश क्या होता है बच्चों? अगर ये कोई प्रकाश स्रोत है, इससे प्रकाश गया, तो यहां पर उपस्थित जो यहां पर इधर भी विद्युत क्षेत्र, इधर भी विद्युत क्षेत्र कंपन कर रहा है। विद्युत क्षेत्र सभी संभव दिशाओं में कंपन कर सकता है, तो सभी संभव दिशाओं में कंपन कर सकता है। इसे अध्रुवित प्रकाश कहेंगे। ठीक है, ये ध्रुवित प्रकाश जा रहा है। ठीक है, ये अध्रुवित प्रकाश कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? अध्रुवित प्रकाश कहेंगे। एक ही चित्र में समझ लो, अध्रुवित प्रकाश, जिसमें विद्युत क्षेत्र के कंपन सभी संभव दिशाओं में हो सके, उसे अध्रुवित प्रकाश कहेंगे। ये तो प्रकाश स्रोत है जिससे प्रकाश चल रहा है। लेकिन बच्चों हमने क्या किया? मार्ग में एक लगा दिया पोलेराइड। मार्ग में क्या लगा दिया? एक पोलेराइड, जिसमें एक पतली सी स्लिट कटी हुई है। इसमें क्या है? एक पतली सी स्लिट कटी हुई है, एक पतली सी स्लिट कटी हुई, बस। बाकी सब कुछ रोक लेता है। अर्थात विद्युत क्षेत्र का कंपन केवल एक दिशा में होता है। विद्युत क्षेत्र का कंपन केवल एक दिशा में, ऐसे विद्युत क्षेत्र का कंपन केवल एक दिशा में। विद्युत क्षेत्र का कंपन क्या होता है? केवल एक दिशा में। तो बच्चों और सभी विद्युत क्षेत्र के जो कंपन थे वो इस पोलेराइड ने रोक लिए। इसका नाम क्या देते हैं? इसका नाम देते हैं पोलेराइड। नाम देते हैं पोलेराइड। ये रोक लेता है सभी विद्युत क्षेत्र के कंपन को। तो इसे बच्चों ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। और इसी से व्याख्या होती है कि प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है। प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? अनुप्रस्थ तरंगे हैं। क्योंकि ध्रुवण से ये व्याख्या होती है कि प्रकाश तरंग जो है वो अनुप्रस्थ है। ठीक है, इसमें ब्रूस्टर का नियम आता है एक, जो इंपॉर्टेंट है। ब्रूस्टर का नियम, ब्रूस्टर का नियम, ब्रूस्टर का नियम ये कहता है, ब्रूस्टर सर का नियम ये कहता है कि कहीं पर भी परावर्तन की घटना हो रही हो, ठीक है, कहीं पर भी परावर्तन की घटना हो रही हो, प्रकाश ऐसे आपतित हुआ और फिर परावर्तित हो गया, तो ब्रूस्टर सर कहते हैं कि आपतित किरण और ये परावर्तित किरण, आपतित किरण में वह आपतन कोण जिसके लिए परावर्तित किरण पूर्ण समतल ध्रुवित प्रकाश हो जाती है। ये कैसा प्रकाश हो जाएगा? समतल ध्रुवित प्रकाश बन जाए, समतल ध्रुवित प्रकाश हो जाए। इन्होंने कहा एक विशेष ऐसे कोण पर कई बार घटना होती है कि प्रकाश के परावर्तन में कि आपतित कोण मतलब ध्रुवण कोण के बराबर होता है। यहां जो आईपी है क्या है? ध्रुवण कोण है। इसे क्या बोलते हैं? ध्रुवण कोण। एक ऐसे विशेष कोण पर जिसमें परावर्तन की घटना के पश्चात परावर्तित प्रकाश पूर्ण रूप से समतल ध्रुवित प्रकाश हो जाता है, समतल ध्रुवित प्रकाश हो जाता है, तो ऐसी घटना जो होती है उसके लिए उसे ब्रूस्टर का नियम कहते हैं। और ब्रूस्टर सर ने कहा कि ध्रुवण कोण अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। ध्रुवण कोण अपवर्तनांक पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। n बराबर tan IP सूत्र होता है बच्चों, और ये ज्यादातर पूछा जाता है, तो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है n बराबर tan IP संबंध। तो याद रखना ये प्रकाश के ध्रुवण से संबंधित बात है। आज के लिए बच्चों मैं इतना ही रखूंगा, कल आप लोगों का ऑब्जेक्टिव का क्लास होगा, ठीक है। पोलराइड अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित करने की एक प्रक्रिया है। वेरी गुड। चले आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं कल की क्लास में। मन लगा करके पढ़ाई करते रहें, और हाँ 12 घंटे वाली क्लास के लिए बिल्कुल तैयार रहना। जय हिंद, वंदे मातरम।